दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, गोरेगांव, मुंबई से। आज दोस्तों बात चली है साहित्य की। साहित्य की दुनिया में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े साहित्यकारों के हस्ताक्षर, जिन्हें हम हमेशा देखते आए हैं, कभी इतिहास की दृष्टि से, कभी उनके साहित्य सृजन की दृष्टि से। अनेक विचारधाराओं में संग्रहित यह हमारा साहित्य आज तक जिसे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं और उसी पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को आचरित करते हैं। साहित्य सृजन अर्थात लोक कल्याण इस धरती का सबसे विवेकशील जीव मानव है और मानव में ही गुण और दोष को परखने का विवेक है। इसीलिए हम सभी मनुष्य हैं, इसीलिए हमारा मनुष्यत्व जन जन तक, लोगों तक पहुंचता है। साहित्य के इतने बड़े विशाल सृष्टि में कुछ एक नाम ऐसे हैं जिन्हें आप विस्मृत नहीं कर सकते हैं। साहित्य केवल हिंदी का साहित्य नहीं है। अनेक भाषाओं में अनेक संदर्भों को लिए हुए साहित्य सृजन निरंतर सृजित होता रहा है दोस्तों। लेकिन आज विशेष संदर्भ में मैं जिस व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वह प्रयागराज विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर दूधनाथ सिंह जी हैं। प्रोफेसर दूधनाथ सिंह जब नाम लीजिए तो तन के पूरे पूरे, मन के पूरे पूरे, हृदय के पूरे पूरे भाव उस श्वेत उज्ज्वल विभूति में, व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और प्रोफेसर दूधनाथ सिंह हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे गाइड थे। उन दिनों की बात है 1980। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं, क्योंकि जब तक मैं अतीत की पृष्ठभूमि को आप तक नहीं लाऊंगा तब तक प्रोफेसर दूधनाथ सिंह को समझना बड़ा मुश्किल होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पीछे का स्थल जहां वो निवास करते थे, बाद में झूंसी के योजना नंबर 2 आवास विकास में वो आ गए रहने के लिए। उनकी पत्नी जी निर्मला ठाकुर, जो आकाशवाणी में उद्घोषिका थी, और डॉक्टर मधुकर गंगाधर आकाशवाणी के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। कभी कभी हम लोगों को भी युवावाणी में आकाशवाणी पर अपना प्रसारण करने का मौका मिलता था, क्योंकि हम लोग उसके निकट थे और कई लोग मिलकर के, कई मित्र इस युवावाणी को एक स्वर देते थे। मैं दोस्तों चर्चा कर रहा था प्रोफेसर दूधनाथ सिंह। पहले मैं कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं और बाद में मैं उनके रचना, व्यक्तित्व बोध पर, उनके साहित्य बोध पर मैं अपनी बात रखूंगा। आपके ऊंचाइयों की हद कहां है? आपके ऊंचाइयों की हद कहां है? आपके गहराइयों का तल कहां है? आपके स्नेह की धवलिमा कितनी है? आपके स्नेह की धवलिमा कितनी है? आपके परछाइयों में खोज रहा था।
आपके परछाइयों में खोज रहा था। दोस्तों, आदरणीय दूधनाथ सिंह जो हमारे गुरु थे, हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे गाइड थे, जिन्होंने बड़े स्नेह से हमें अपना कर्तव्य निभाने का अपना पूरा प्रयास किया और हमें सफलता दिलाई। मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धा भाव से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मैं चलता हूं इन 4 लाइनों को लेकर के। बिना गुरुवर, बिना संकेत गुरुवर के कहाँ दिनकर निकलता है। बिना संकेत गुरुवर के कहाँ दिनकर निकलता है। भले घृत दीप बाती, दीप बिन माचिस के जलता है चेतन चेतना गुरुवर, है चेतन चेतना गुरुवर। सजग है साध्य साधक का, सजग है साध्य साधक का। प्रकाशकहीन सृष्टि में, प्रकाशकहीन सृष्टि में प्रभाकर गुरुवर बनता है, प्रभाकर गुरुवर बनता है। इन्हीं के साथ मैं कुछ लाइनें उनको समर्पित करता हूं और मैं चलता हूं। साहित्यकार का व्यक्तित्व बोध क्या होता है। एक साहित्यकार जब अपनी कलम उठा लेता है तो समाज की विषमताओं को लेकर के या समताओं को लेकर के या उसके दिशा और दृष्टि को लेकर के अपनी लेखनी को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें आधार रूप में, उनका पारिवारिक जीवन क्या था, वो कहाँ से थे, किस तरह थे, कितना संघर्ष उन्होंने आरंभ में किया, ये सारी चीज़ें बताते हुए मैं उनकी रचना धर्मिता पर आपको लेकर आता हूँ। दोस्तों, एक उनका मूल जो केंद्र था, आस नहीं टूटती, सांस नहीं छूटती। आस नहीं टूटती, सांस नहीं छूटती। बैठा हूं राह पर अपनी कराह पर, बैठा हूं राह पर अपनी कराह पर। आप सोच सकते हैं कि इन 2 लाइनों में उस रचनाकार की पीड़ा क्या थी। समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए या हम सभी के लिए। इसी से मैं 1-2 लाइनें उनके संदर्भ में, और उनका व्यक्तित्व जब तक हम नहीं समझ लेंगे तब तक उनकी किसी भी रचना धर्मिता को समझना थोड़ा आसान नहीं होगा। विश्वास आस्था का बंधन, विश्वास आस्था का बंधन चाहो तो तोड़ नहीं सकते, चाहो तो तोड़ नहीं सकते। मन का विचार जितना विचरे, मन का विचार जितना विचरे, अर्जित को छोड़ नहीं सकते, अर्जित को छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, मैं अपनी उस धरोहर को जो हमारे पुरखों ने हमें समर्पित किया है, हमारी परंपराएं जिसे हम आज तक उसका निर्वाह करते आ रहे हैं, बहुत सारे विचारधाराओं की विभिन्नता हो सकती है, लेकिन यह तटस्थ रूप से, निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो घर, जो परिवार, जो समाज जिसमें आप पले हैं, पोषे हैं, पोषित हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनकी अवधारणाओं को लेकर के कभी उसमें विषमता का भाव आता है, कभी समता का भाव आता है, कभी उसके लिए निरंतर आप सदप्रयास करते हैं और कभी कभी हमारी कलम उस दुर्प्रयास पे भी चलती है। तो साहित्यकारों की भूमिका में मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। प्रोफेसर दूधनाथ सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष होकर के उन्होंने सेवानिवृत्ति लिया। दोस्तों, दूधनाथ सिंह अर्थात जब मन मस्तिष्क पर इनका श्वेत वह कुर्ता पायजामा और कंधे पर लटका हुआ झोला, तो आप ऐसे ही जब देखेंगे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और जैसे ही यह मस्तक, यह भाल उनके चरणों में झुकने को होता था तो दोनों कंधों को पकड़कर अपने हाथों से गले लगा लिया करते थे। ऐसे दूधनाथ सिंह को मैं फिर से एक बार 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 प्रणाम करता हूं और विनम्र रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दोस्तों, मैं चलता हूं। आपका जन्म हुआ था 17/10/1936 को। वो भी बलिया जिला सोबंधा गांव था। बलिया जिला का एक सोबंधा गांव है उत्तर प्रदेश में, जहां इनका जन्म हुआ था। और आपका निधन हुआ था 12
जनवरी 2018, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आपकी प्रसिद्धि प्रसिद्ध कथाकार की थी, संपादक की थी। आप बहुत बड़े आलोचक थे। साठोत्तरी हिंदी की जो गतिविधि है उसमें जो हिंदी की कहानियाँ थी उन पर आपने बहुत ही यथार्थ रूप में मध्यम वर्ग को उठाया था। तो साठोत्तरी के पश्चात कहानी विधा को आपने माध्यम बनाया, पारिवारिक विधा को माध्यम बनाया, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक परिस्थितियों पर विसंगतियों को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। दोस्तों, इतना बड़ा सृजनकार, इतना बड़ा समाज का चितेरा, इतनी बड़ी उपलब्धि कि आज तक हिंदी साहित्य बिना उनके अधूरा रहेगा और हम उन्हें बार बार स्मरण करते रहेंगे। प्रोफेसर दूधनाथ सिंह। थोड़ा सा मैं उनके परिवार के विषय में आपको बताता हूँ। उनके पिता का नाम था देवकी नंदन सिंह, देवकी नंदन सिंह, और उनकी पत्नी का नाम था निर्मला सिंह ठाकुर। जैसा मैंने पहले बताया कि आकाशवाणी में आप उद्घोषिका थी और हमारे गुरुजी स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और इनकी 2 संतानें थीं, अनिमेष ठाकुर, अंशुमन सिंह, और एक पुत्री थी अनुपमा ठाकुर। 3 बच्चे जो अपनी परंपरा को उन्होंने विरासत में पाया, और ये 3 व्यक्तित्व उनकी विरासत को फिर आगे बढ़ाते हैं। आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक, कोलकाता में 2 वर्ष तक आपने शिक्षण कार्य करने के पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही फिर से आपने एक तरह से शिक्षा को चुना और वहाँ फिर से अपना शिक्षा देने का कार्य आरंभ किए। और एक बड़ी बात उन्होंने किया, उन्होंने अपनी दोनों आँखों को डोनेट कर दिया था, दान दे दिया था, कि जब कभी वो इस दुनिया में न रहें तो उनकी दोनों आँखें किसी दृष्टिहीन को दृष्टि के लिए प्रदान कर दी जाए। और उनकी जो साहित्यिक रचनाएं थीं, जिनके माध्यम से वो बहुत शिखर पर पहुंचे थे, मैं उन कहानी संग्रहों का थोड़ा सा नाम लेता हूं। उनकी कहानी संग्रह का नाम था सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी। और दूसरा कहानी संग्रह था सुखांत, और तीसरा था प्रेम कथा का अंत न कोई, प्रेम कथा का अंत न कोई, और चौथा था माई का शोक गीत, माई का शोक गीत, और 5वां था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और 6वां था टू फू, ये कहानी संग्रह था। और जल मुर्गियों का शिकार, इनके कहानी संग्रहों के शीर्षकों में भी इतनी प्रतीकात्मकता थी, इतना बड़ा व्यंग था कि अच्छे अच्छे साहित्यकारों के समझ से ऊपर गुजर जाता था। और इन्होंने 7 कहानी संग्रह लिखे थे। उपन्यासों की श्रृंखला में इन्होंने लिखा था आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकार, ये 3 इन्होंने उपन्यास लिखे थे। काव्य संग्रह इनके थे अपनी शताब्दी के नाम। आपने देखा 1936 से लेकर 2018 तक, अर्थात हमारी पराधीनता का भी काल उन्होंने देखा, हमारी आज़ादी का भी काल देखा, और हमारे इस
भारतवर्ष का अमृतकाल भी देखा। तो इतने कालों के जो साक्षीदार रहे हों, उन्होंने लिखा काव्य संग्रह जो था अपनी शताब्दी के नाम। एक और भी आदमी है, एक और भी आदमी है, और तीसरा था युवा खुशबू। काव्य संग्रह है ये, युवा खुशबू। तुम्हारे लिए ये भी काव्य संग्रह ही था। सुरंग से लौटते हुए, और जो इन्होंने अपनी रचनाएं जो खेल जगत से जो ये था उन्होंने दिया, यम गाथा, और इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। आलोचना में इन्होंने निराला आत्महंता आस्था और महादेवी वर्मा जी पर भी आपने आलोचनात्मक अपनी प्रस्तुति दी थी। मुक्तिबोध, साहित्य के बड़े धुरंधर साहित्यकारों में मुक्तिबोध का नाम आता है। मुक्तिबोध, साहित्य में नई प्रवृत्तियां, इस शीर्षक से आपने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था, और आपने संपादन किया था तारापथ का। भुवनेश्वर समग्र, 2 शरण, ये निराला पर था। 2 शरण, एक शमशेर भी है। ओट में खड़ा मैं बोलता हूँ, ये केदारनाथ अग्रवाल से संदर्भ है। 7 भूमिकाएं, ये महादेवी वर्मा पर थी। 7 भूमिकाएं, और इन्होंने इतिहास पर जो रचना दी वो दिया लौट आ ओ धार। कहते हैं कि जब आप साहित्यकारिता के क्षेत्र में हों, साहित्य सृजन के क्षेत्र में हों, तो एक तरह से आपका समाज, आपके चतुर्दिक आपकी तरफ देखता रहता है। हम लोग भी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, वहीं पास में कंपनी गार्डन के ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में घास पे बैठ करके 10 से 15 लोग काव्य गोष्ठियाँ किया करते थे, विचार गोष्ठी किया करते थे, आपस में विचार विनिमय किया करते थे कि हमारी अग्रिम भूमिका हमारे जीवन की कैसी हो, किस तरह की हो। प्रतियोगिताएं तो आप जानते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा कैम्ब्रिज है, जहाँ से इतने अधिकारी रैंक के लोग, IAS, PCS, राज्य स्तर पे अधिकारी, केंद्र स्तर पे अधिकारी जो प्रयाग विश्वविद्यालय से निकलते हैं, उनकी अपनी एक महत्ता होती है, एक भूमिका होती है, एक प्रभाव होता है, एक शालीनता होती है, एक मर्यादा होती है, और ये गर्व होता है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। हमारे छात्रकाल में राकेश धर त्रिपाठी जी अध्यक्ष रहे थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी रहे थे, तो परमानंद मिश्र जी रहे थे जो सचिव रहे थे। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें मैं अपने काल में जो लोग थे मैं बता सकता हूँ। ये 4 मित्र, प्रोफेसर दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन जी, रविंद्र कालिया जी और काशीनाथ सिंह जी, इसीलिए इनका एक ये था 4 यार। तो इनके 4 यार जो थे उस समय साहित्यिक क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि पा रहे थे। कोई कहानी के क्षेत्र में, कोई निबंध के क्षेत्र में, कोई आलोचना के क्षेत्र में, कोई अलग अलग भिन्न। और थोड़ी सी बात मैं और आगे बताते हुए मैं अपनी रचना पढ़ूंगा, इन्हीं के ऊपर इनको समर्पित किया है जो मैंने। समाज का चिंतक और सृजनकार जब अपने हाथ में तूलिका उठा लेता है तो समाज और देश के प्रति उसकी संवेदना स्वयमेव जनजागृति की तरफ उन्मुख उठती है। साहित्यकार या कलमकार चाहे जिस भी विधा का सृजन करता हो, चाहे जिस भी विधा का सृजन करता हो, लेकिन उसका लक्ष्य लोक कल्याण ही
उसकी लेखनी लिखती है। हम और हमारा समाज और उस समाज के निहित स्वार्थी तत्व जो अपनी संतुष्टि के लिए समूची व्यवस्था को तहस नहस करने पर उतारू हुए दिखते हैं, वह साहित्यकार तब अपनी तर्जनी के द्वारा अपनी लेखनी से न्यायिक उद्घोष की गर्जना करता है, अपनी अभिव्यक्ति से समाज की चेतना को नई दिशा देता है और तत्कालीन परिस्थितियों से उसे निकालने का प्रयास करता है। ऐसे ही साहित्यकार की श्रेणी में आधुनिक हिंदी के अनेक आंदोलनों के साथ अपनी आवाज़ को लोगों की आवाज़ बना देता है ऐसा एक कहानीकार, ऐसा एक उपन्यासकार, ऐसा एक नाटककार, ऐसा एक आलोचक और कविताकार जिसने अपनी रचना धर्मिता को संसार की कालजयी रचना धर्मिता से नहीं वरन मानस के विषम धार्मिकता के यथार्थ अंतर विरोधों के फलक को अपनी रचना का विषय बनाया। यहीं पर रचनाकार स्वयं की जिंदगी का किरदार निभाता नजर आता है। इतना यथार्थवादी लेखन जिस साहित्यकार में हो, जिस सृजनकार में हो, मैं एक अभूतपूर्व शिक्षक का शिष्य होने के नाते मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं और मैं अपनी रचना पर आता हूं। प्रोफेसर दूधनाथ सिंह, विभागाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग। दोस्तों, साहित्य क्षितिज का ध्रुव तारा वह दूधनाथ कहलाता था। विद्या की नगरी का प्रयाग साहित्यकार कहलाता था। निर्मल था विमल श्वेत सुचिता माँ सरस्वती का उद्वाहक हंसकर भर लेता बाहों में व्यक्तित्व प्रभा बिखराता था। बलिया का था सौगंध गांव। बलिया उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला है बलिया, और उस गांव में सौगंध नाम का एक गांव है। बलिया का था सौगंध गांव, उस जन्मभूमि को धन्य किया। अर्थों में मध्यम वर्ग सदृश वर्णों में जनहित संघर्ष किया। जिज्ञासु पिपासा हृदय लिए निकला घर से संघर्ष लिए। विद्या देवी माँ सरस्वती कमलासन का वर हृदय लिया। ग्रामीण विसंगतियां विशेष परिवेश विकट आजादी का तब का बचपन लड़ रहा स्वयं। ये गांव की तत्कालीन अभावों से जूझने की जो प्रवृत्ति होती है तब के बच्चों में, ये उनका थोड़ा सा सांकेतिक विवरण है। तब का बचपन लग रहा स्वयं, संकल्प लिए आज़ादी का, प्रसरित अभाव का भवसागर जीवन जीने की शर्तों पर बलिदान त्याग निष्कर्म कर्म उद्देश्य विशद आज़ादी का। आरंभिक शिक्षा का अर्जन, धूप छांव का अभिनंदन,
घुट्टी सा अंतर मन पीता, घुट्टी सा अंतर मन पीता, उस विस्मित विष का दुख भंजन, उस विस्मित विष का दुख भंजन, आचार विचार बीज बनकर। ये देखिए, ये आरंभ का काल, जहाँ आज भी हम लोग कहते हैं कि हमारा परिवार आरंभिक एक शिक्षालय है, एक विद्यालय है, जहाँ से उसके माँ बाप भाई बहन परिवार के जितने भी लोग हैं उसे अनेक तरह से बताते हैं, उन्हें आदर्श सिखाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो आरंभ का हमारा शिक्षा केंद्र हमारा परिवार ही है। आचार विचार बीज बनकर अंकुरित अंकुरंग गहता था, वंदन होता था सुबह शाम, वंदन होता था सुबह शाम, स्पर्श ध्यान प्रमुदित मज्जन, स्पर्श ध्यान प्रमुदित मज्जन। हाथों में अपने कलम उठा, हाथों में अपने कलम उठा, साहित्यकार जब लिखता है दर्पण दिखलाता है सबको, दर्पण दिखलाता है सबको, विस्मित समाज ही दिखता है, कैसे होगा समरस समाज, कैसे होगा समरस समाज, सुविधा भोगी सुविधा योगी, लिखता संघर्ष विषमता को, ऐसा परिवार ऐसा परिवेश निरखता है, ऐसा परिवेश निरखता है। हिंदी विभाग का प्रमुख रहा, हिंदी विभाग का प्रमुख रहा, शिक्षा को सुंदर लक्ष्य दिया, विद्या के विश्वालय का प्रयाग, विद्या के विश्वालय का प्रयाग, हिंदी भाषा को अर्थ दिया, निर्मल विचार का निर्माता, निर्मल विचार का निर्माता, माँ सरस्वती का आराधक, हिंदी प्रचार का उद्वाहक, हिंदी प्रचार का उद्वाहक, शिक्षक शिक्षा को उत्कर्ष किया, शिक्षक शिक्षा को उत्कर्ष किया। वह प्रगतिशील जनवादी का कई कई हमारे हिंदी साहित्य में युग चला। प्रगतिशीलवाद, छायावाद, जनवाद, आधुनिकवाद, कई परंपराएं चली। भारतेंदु से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अनेक हमारे साहित्य में अनेक तरह की विधाएं और आंदोलन चले, और उस अनेक आंदोलनों के अनेक नाम हैं। वह प्रगतिशील जनवादी का आधुनिक बनाया हिंदी को, सैनिक समाज का निर्माता नवज्योत जगाया हिंदी को, हिंदी की सहज सरलता का विश्वास बनाया हिंदी को, इसके विकास पथ कंटक, इसके विकास पथ कंटक को चुन पुष्प बिछाया हिंदी को, चुन पुष्प बिछाया हिंदी को, चुन पुष्प बिछाया हिंदी को। दूधनाथ था धवल स्वच्छ, दूधनाथ था धवल स्वच्छ, नवनीत सदृश उसका जीवन, परिवेश श्वेत निर्मल उज्ज्वल, अधरों पर हंसी भरा जीवन, सादगी समर्पण सेवा का व्रत, कंधे पर झोला लटकाए, अर्पित कर दिया सृजन सारा, अर्जित सुवास पूरा जीवन, अर्जित सुवास पूरा जीवन। कितने युग आए चले गए, पर वह तटस्थ सब परख रहा, हिंदी कितनी सुंदरतम हो, अवगाहित करता निरख रहा। भाषाओं में सबसे उन्नत उन्नायक हिंदी जनमन की, संवर्धित किया उसे ही से, व्याकरणिक उन्नत शिखर रहा, व्याकरणिक उन्नत शिखर रहा। जब प्रगतिशील का गठबंधन छायावादी बुनियाद बना, जनवाद लोक कल्याण लिए हर कठिन कसौटी साध रहा, तब दूधनाथ निकला घर से, संघर्ष पथिक बनकर निकला, परिवर्तन का नूतन बिहान, अधुनातन भाषा इतिहास रहा, अधुनातन भाषा इतिहास रहा। साहित्य हमारी भाषा का, साहित्य हमारी भाषा का था प्राण तत्व अपनेपन का, था प्राण तत्व अपनेपन का, इसमें विराग अनुराग नहीं, इसमें विराग अनुराग नहीं, केवल यथार्थ गहरेपन का। उत्थान सदा लक्ष्यों में था, हिंदी विकास का आह्वान, उत्थान सदा लक्ष्यों में था, हिंदी विकास का आह्वान। अनवरत रहे प्रगतित विहान, अनवरत रहे प्रगतित विहान, गतिमान रहे नूतनता का, गतिमान रहे नूतनता का। गुरुदेव आपको कोटि नमन, गुरुदेव आपको कोटि नमन, वंदन अभिनंदन बार बार, विद्या अर्जन के एकमेव, कर दिया ज्ञान से प्रभावान, कर दिया ज्ञान से प्रभावान।
बन करके दूधनाथ गुरुवर, बन करके दूधनाथ गुरुवर, नवनीत बनाया हम सबको। बुद्धि ज्ञान के मंथन से, बुद्धि ज्ञान के मंथन से भर दिया रत्न का धन अपार, भर दिया रत्न का धन अपार। हमारी परंपराओं में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती की बड़ी विसंगति रही, लेकिन वर्तमान में शिक्षा और लक्ष्मी, सरस्वती और लक्ष्मी ये एक दूसरे की पूरक बन गई। और आज जिसने भी उच्च शिक्षा ग्रहण किया उसके जीवन में लक्ष्मी जी का सदा ही प्रभाव बना रहा। बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। मैं स्वतंत्रता के पहले अर्थात गुलामी काल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और कुछ हमारे साहित्यकार इसके शायद प्रयोगवाद में हो सकते हैं, उनका एक ये हो सकता है, एक अलग एक छोटे मोटे उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन मैं बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिन्होंने बड़े तन मन से शिक्षा को ग्रहण किया होगा, शिक्षा को पूजा होगा, सरस्वती माता का आशीर्वाद लिया होगा, अपने गुरु का आशीर्वाद लिया होगा, वह शिक्षार्थी कभी अपने जीवन में असफल नहीं रहा होगा। ऐसी मेरी मान्यता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र अपने गुरुवर प्रोफेसर दूधनाथ सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार जी।